इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट कभी हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की फ़िज़िक्स में यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिपल टैंक्स। और उसके बाद इससे आगे इसमें इसको यूज़ कैसे किया जाता है वो भी देखना है हमने। जिस वक्त हम वेव्स को डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली वेव को पढ़ना समझना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो मोशन में होती है, मूव कर रही होती है। फ़र्ज़ करें हम वाटर वेव्स की बात करें, वो तो मोशन में है, उसको कैसे मकसद मेजर किया जाए या कैसे उसकी वेवलेंथ को हम चेक करें, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाए। इस वजह से हम एक अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, एक अपरेटस हमारे पास है जो हमें सपोर्ट करता है, जिसके ज़रिए हम इसको वेव को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसमें अरेंजमेंट इसकी ऐसा है, ये एक अपरेटस ऐसा है हमारे पास, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक ये टेबल की तरह का एक जस्ट एक टेबल ही समझ लें आप, खाली टेबल हॉलो, और इसके अंदर एक हमने रेक्टेंगुलर ट्रे रखी हुई है। ये देखें रेक्टेंगुलर ट्रे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ट्रे, ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ट्रे है, गिलास की है, इसके अंदर डेप्थ होती है थोड़ी सी। अब इसमें हम पानी डालते हैं और 2/3 पानी डाल के फिर उसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा, जब 2/3 मकसद इसकी लेंथ का। अब उसके बाद जो है ना मज़ीद इसमें, यानी एक काम तो ये हुआ है कि हॉलो हमारे पास टेबल है, उसमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे रखी हुई है। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक मोटर लगी हुई है। ये मोटर जो है यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ जनरेट करती है पानी के अंदर। नीचे जो है हमारे पास यहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म के वेव्स अगर जनरेट करनी होती हैं तो हम वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्टेट वेव्स करनी होंगी तो फिर ये हमारे पास स्टेट वेव डिपर ये वाला है। फिर इस तरह की वेव्स बनेंगी जैसे ये नीचे बनी हुई हैं। सर्कुलर वेव्स करनी है तो ऐसे इसको डिप कर देंगे, ये पानी को ऐसे रोटेट कर देगा, फिर हमारे पास सर्कुलर वेव्स बन जाती हैं। ये हमारे पास एक रबर बैंड है, इसके साथ अटैच है, जो ऑस्किलेशन इसके अंदर सपोर्ट करता है, इसको हिलता है, हिलने में हेल्प कर देता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ना, ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड के साथ यहाँ पे ये मोटर हमने फिक्स की हुई है और यहाँ पे हमने सेल और वो जो दूसरी अपना रियोस्टेट वगैरह लगाया हुआ होता है, जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे ऊपर अगर आप देखिएगा यहाँ पे लाइट है हमारे पास, यानी एक लैंप हाउस है। लैंप में से लाइट आती है, जिस तरह स्टडी लैंप नहीं होता, इस तरह के लैंप है। अब इसमें से लाइट नीचे पड़ती है, लाइट यहाँ से आएगी, वेव्स यहाँ से पानी के अंदर डिस्टर्बेंस जनरेट होगा। अब जब वो वेव्स यहाँ पे बनती हैं, उन वेव्स को हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे नीचे जो है कोई स्क्रीन हम रख लेते हैं, वाइट शीट कोई रख लेते हैं, जिसके साथ वाइट स्क्रीन होती है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वेव जो है हमारी वो बन रही होती है। अच्छा, जब ये वेव बनती है, यहाँ पे दो तरह के नज़र आते हैं कलर। ये देखिएगा, वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है। और इसको जो है फिर हम देखते हैं कि क्रेस्ट और ट्रफ हमारे ये चीज़ें चलती हैं साथ साथ। ये तो इसकी है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके साथ ही एक स्ट्रोबोस्कोप भी मकसद यूज़ करते हैं हम। स्ट्रोबोस्कोप वर्किंग के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं, जिस वक्त हम इसकी फंक्शनिंग होगी अभी उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे एक राड सी होती है, उसके साथ एक व्हील सा लगा हुआ होता है, जिसमें डिफरेंट जो है ना स्लिट्स बनी होती हैं, साइड्स पे, एंगल्स पे ऐसे कट से लगे होते हैं। हम एक आँख को बंद करके दूसरी आँख के अंदर से उसको देखते हैं, ये एक स्लिट से इसके अंदर से देखते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे वेव बनती है उसके साथ ऐसे रख के साथ साथ रोटेट करते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी और उसकी सेम होती है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये वेव रुकी हुई है। फिर हम उसकी लेंथ मालूम करना चाहें या फ्रीक्वेंसी मकसद चेक करना चाहें, एम्पलीट्यूड देखना चाहें, तो बड़ी आसानी के साथ हमें वो चीज़ें साथ साथ मिलती रहती हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें, एक तो ये होगी स्ट्रोबोस्कोप का मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखेंगे वाइट और ये ब्लैक कलर जो नीचे नज़र आएगा, डार्क और वाइट कलर, वो हमें कैसे सपोर्ट करेगा। एक्चुअली देखें, पानी की वेव ऐसे बनती है। अब अगर हम देखें, ये मीन पोजीशन हमारे पास ऐसे हो गया, पानी इस पोजीशन के ऊपर नीचे हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। जिस वक्त लाइट इस हिस्से पे पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ये हमारे पास क्रेस्ट है, ये भी हमारे पास क्रेस्ट है। जिस वक्त लाइट इस हिस्से पे पड़ती है, ये देखिएगा नीचे यहाँ पे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे जब हम देखेंगे ये हमारे पास वाइट कलर ऐसे हमें वाइट नज़र आएंगे ये, और ये जो है हमारे पास ये भी ऐसे वाइट नज़र आएगा। वाइट नज़र आने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखें,
ये जो है ना हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। जब रेज इस पे पड़ती हैं, लाइट रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, तो ये रेज सारी रेज को एक जगह पे इकट्ठा करता है, कन्वर्ज कर देता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन एक जगह पे सारी रेज इकट्ठी हो जाती हैं, प्रिंसिपल फोकस हमारे पास बन जाता है। यहाँ पे इस जगह पे इमेज बन जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट लाइट हमारी इकट्ठी हो जाती है। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर सूरज के सामने हम करते हैं तो वो एक स्पॉट सामने देता है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमारी लाइट सारी इकट्ठी हो जाती हैं कन्वेक्स लेंस की वजह से। अब ये वाला हिस्सा अगर आप गौर से देखें, ऐसे लगता है जैसे कन्वेक्स लेंस है, ये पार्ट कन्वेक्स है। कन्वेक्स होने की वजह से ये हमारे पास इस जगह पे लाइट, हमें वाइट लाइट नजर आती है। और जब ये पार्ट को हम देखते हैं, लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है, ये वाले हिस्से पर, जिसको हम कहते हैं ट्रफ, तो ये हिस्सा हमारा सारा ब्लैक हो जाता है। ये ब्लैक नजर आएगा हमें। इसके ब्लैक नजर आने की रीजन ये है, ये देखिएगा, ये हमारे पास कनकेव लेंस है। जब इस पे ऐसे रेज पड़ती हैं, ये कन्वर्ज करता था रेज को, कन्वेक्स लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह देते हैं। इसने रेज को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। जबकि इसकी बारी आती है तो ये रेज को डाइवर्ज करता है, यानी स्कैटर करता है, फैला देता है। ये देखिएगा, ये रे इस तरफ ऐसे चली गई, रिफ्लेक्शन के बाद किसी और डायरेक्शन में मूव कर गई है, और हमें ऐसे महसूस होता है कि इस साइड से कहीं से ये रेज आई हैं। यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस बनता है, और इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारे पास जो है कनकेव लेंस। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे इसने इस लाइट को कन्वर्ज कर दिया, ये देखिएगा, ये हिस्सा ऐसे है कन्वेक्स लेंस की तरह का, ऐसे जस्ट लाइक लाइट पड़ी, इसने नीचे वाइट कलर दे दिया। अच्छा, जब ये वाला हिस्सा हमारे पास आया, इसने लाइट को आगे पीछे डिस्पर्स कर दिया, किसी और डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मोड़ दिया। रिजल्ट क्या होगा? ये हमारे पास कनकेव लेंस की तरह काम करेगी, ये सरफेस हमारी, और ये हमारे पास स्टफ जो है वो ब्लैक कलर में हमें मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ब्लैक कलर होगा, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये अगला पार्ट, अगेन ब्लैक। ये टर्फ है, ये भी टर्फ है। अच्छा, अब जब हमने देखा कि जब लाइट क्रेस्ट वाले पार्ट पे पड़ती है वेव के, नीचे वाइट कलर, और जब ट्रफ वाले पार्ट पे पड़ेगी, नीचे हमारे पास ब्लैक नजर आएगा। अब जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा होगा, यानी वेव ऐसे हिल रही होगी, नीचे बन रही होगी, वेव ऐसे में पानी में हिलता हुआ नजर आएगा। इस स्ट्रोबोस्कोप के जरिए हम सामने आके अपनी आंख के साथ इन चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कर स्केल हमने रख दिया, उसके बाद स्ट्रोबोस्कोप को उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करते जाएंगे, तो ऐसे लगेगा जैसे वो रुकी हुई है। जब वो फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम होगी तो हम उसको मेजर कर लेंगे कि कितनी इसकी लेंथ है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी इसकी लेंथ बनती है। तो ये है टेक्निक इसको यूज़ करने की। स्ट्रोबोस्कोप के ज़रिए हम यूज़ करते हैं। नीचे वेव्स जो है हमारी वाइट कलर, और ये ब्लैक जो पार्ट हमें नज़र आता है वो क्यों नज़र आता है? ये भी बहुत ही सिंपल जो है ना एक किस्म की अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इन चीज़ों को लेके हम आगे चलेंगे। जहन में रखिएगा, जब हमने यहाँ पे वाइब्रेटर मूव करना है ऐसे, तो ये स्ट्रेट वेव हमारे पास यहाँ से जनरेट करेगा, ऐसे नीचे जो है ना वेव्स आना शुरू हो जाएंगी। अगर इसको मोटर को हम ऐसे करके डिप कर देंगे, पानी ऐसे होगा, तो सर्कुलर रिपल्स हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है, उसके बाद जो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है वो क्या चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के लिए हमने ये जो हमारे पास रिपल टैंक है, इसमें एक ऑब्स्टेकल रखनी है, यहाँ पर रुकावट रखनी है थोड़ी सी, लेकिन वो जो ऑब्स्टेकल हम रखेंगे वो थोड़ी सी टेढ़ी करके रखेंगे, ताकि वेव्स उसके साथ आएँ, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करके नीचे हमारे पास हमें इमेजेस उसके नज़र आएँ। अब देखिए, फ़र्ज़ कर लें कि हम यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल रखते हैं, ये उसका नीचे इमेज, इस जगह पे इमेज नज़र आ रहा है। ये ऑब्स्टेकल का इमेज है, और ये हम इसको यहाँ पे इस जगह पे देख रहे हैं। और
जब हमें स्ट्रेट वेव्स इसमें जनरेट की हैं तो डेफिनेटली इस तरह की स्ट्रेट वेव्स हमारी आ रही हैं। ये स्ट्रेट वेव्स देखिए, यहाँ पे जाके इसने स्ट्राइक किया, इस वेव ने इधर स्ट्राइक किया, और ये जैसे ही वेव इसके साथ स्ट्राइक करती हैं, एक और वेव इसी तरीके से स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने के बाद ये जो है ना हमारी ये इंसिडेंट वेव्स हैं जो इसके साथ जाके ऐसे स्ट्राइक कर रही हैं, ये इंसिडेंट वेव्स, यानी ये जा रही हैं इसके साथ स्ट्राइक करने। और उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ से स्ट्राइक इसने किया, ये देखिएगा ये रिफ्लेक्शन होगी, ये वेव भी रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, और ये हमारे पास इस तरह रिफ्लेक्टेड वेव्स नीचे आएंगी। इट मीन्स ये हमारे पास ऑब्स्टेकल, लेट सपोज हम एक पॉइंट को ले लेते हैं, जस्ट ओ हमने ले लिया, वो पॉइंट लिया। अच्छा, अब ये देखिएगा ये इंसिडेंट वेव्स ऐसे जाके इसके साथ स्ट्राइक करती हैं। जिस जगह पे इसने स्ट्राइक किया, सपोज हमने कहा कि एक वेव को हमने समझने के लिए ले लिया, ये हमारे पास ओ हो गया। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट वेव है। देखिएगा वेव ऐसे जा रही है, ये इमेज हम इस जगह पे देख रहे हैं, ऐसे वेव जा रही है, स्ट्रोबोस्कोप के जरिए हमने देखा। अच्छा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन हुई फिर ऐसे आ गई है। अब आप देखें, इंसिडेंट वेव ऐसे थी और उसके बाद रिफ्लेक्शन ऐसे हो गई है। अगर कोई भी वेव जाती है स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिस तरह होती है, इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स भी होती हैं। अब यहाँ पे ये हुआ, ये देखिए, ये इंसिडेंट वेव्स ने स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट होके वेव्स नीचे की तरफ ऐसे चली गई। तो अगर हम देखें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है हमारा ये वाला है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव्स ये इस तरह जा रहा है, और रिफ्लेक्शन क्या हमारे पास ऐसे जा रहा है इस तरह। ये इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड हमारे पास। अगर हम इनको, ये इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये ओ ए इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन ऐसे वेव, और ये ओ बी रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं, और ये इसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जब हम इसको प्रोटेक्टर के जरिए चेक करते हैं स्ट्रोबोस्कोप के साथ यहाँ पे, तो हमें पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स के वाटर वेव्स आल्सो ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। वेव्स गई हैं, स्ट्राइक किया है इन्होंने, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं। हमने नोट किया कि ये हमारे पास जो है लेट्स सपोज हम ओ एन नॉर्मल हमारे पास हो गया, तो ये ऐसे, और ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास हुआ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम इसको मेजर करेंगे, ये 45 है तो ये भी 45 का होगा। तो हम यहाँ से कह सकेंगे कि वाटर वेव आल्सो ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इससे पहले हमने देखा रिफ्लेक्शन में क्या था कि बाउंस बैक, स्ट्राइक करके किसी चीज़ का वापस आ जाना। एक हमने ऑब्स्टेकल रखी थी, वहाँ पे उसके साथ स्ट्राइक करके वापस आ रही थी वेव, हमने स्टडी कर लिया। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव में कुछ और होता है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बाउंस बैक नहीं होती, कोई चीज़ वापस नहीं आती, लेकिन एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, वो मूव कर लेती है, लेकिन एक्चुअल पाथ से हट जाती है, फिर आगे उसी डायरेक्शन में चली जाती है। जिस तरह हम लाइट की बात करते हैं, तो ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास यहाँ पे वाटर और ये हमारे पास एयर है। अगर हम ये ले, यहाँ पे अगर ऐसे लाइट इस पानी में से निकल के बाहर ऐसे जाएगी, तो एक्चुअल पाथ से ऐसे नहीं जाना इसने, ये एक्चुअल पाथ से ऐसे मुड़ जाती है, दूर हट जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। इसी तरह यहाँ से लाइट अगर इंटर होगी तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। ये प्रोसेस हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए कि रिपल टैंक हमारे पास जो है यहाँ पे, उसमें हमने इस जगह पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस रखना है, रेक्टेंगुलर शेप का। अब आप देखिएगा, जब इसमें हम पानी फुल करेंगे, टैंक के अंदर यहाँ पे पानी डालेंगे, तो ये देखिएगा यहाँ पे जब हमने पानी इसमें डाल दिया, तो ये देखिए ये लेंथ ज़्यादा है, इसकी हाइट पानी की ज़्यादा है यहाँ पे।
ठीक है, इसको हम कहेंगे डीप वाटर। और ये हमारे पास देखें पानी कम है, यहाँ पे पानी कम है, ये तो ग्लास का पीस है, तो ये हमारे पास शैलो वाटर हो गया, शैलो। अच्छा, अब ये यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, इधर ये वो है शैलो है। तो जिस वक्त हम इसको रिपल टैंक में नीचे इसकी देखेंगे, जब इसमें से वेव जनरेट होंगी, फ़र्ज़ कर लें ऐसे वेव हमारे पास इसमें बन रही हैं, तो जैसे इस जगह पे पहुँचेंगे तो इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं नीचे। वो जो है हम कैसे उसको देखते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे भी नज़र आएगी। देखिएगा कि ये वेव जो यहाँ पे बन रही हैं ऐसे इस तरह की, ये हमारे पास बन रही है इस तरह। लेकिन जब यहाँ से ये अगला हिस्सा शुरू होता है, शैलो पार्ट इसका, तो ये वेव हमारी ऐसे हो जाती है, यानी इस तरह डायरेक्शन इसका थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है ऐसे ऐसे। पहले तो ऐसे स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधी यूँ वेव्स जा रही हैं ऐसे। लेकिन जिस जगह पे ये शैलोर पार्ट हमारे पास ये अब स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे पास इसमें डायरेक्टली फ़ौरन जो है ना फ़र्क पड़ जाएगा और ये चेंजेस इस तरह एक्चुअल पाथ से हट जाएगी। तो ये हमारे पास अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं तो वे ऐसे जा रही है, स्ट्राइक करती है, वाटर वेव स्ट्राइक करने के बाद एक्चुअल पाथ से उसको डेविएट कर देती है, और ये डेविएशन जो हो जाती है, इट मीन्स ये प्रोसेस हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहलाता है। कि यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि इसके अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी वेव एक्चुअल पाथ से, इंसिडेंट वेव जाते हुए एक्चुअल पाथ से मूव करके डेविएट करके मीडियम जो है हमारे पास, ये यहाँ पे पानी है, यहाँ पे भी पानी है, लेकिन यहाँ पे मीडियम हम कहेंगे डीप वाटर, और यहाँ पे हमारे पास शैलो वाटर, जिसकी वजह से इधर जो हमारे पास इसकी अपना फ्रीक्वेंसी जो है और वेवलेंथ, इसके इम्पैक्ट्स इसके ऊपर पड़ेंगे। रिज़ल्ट ये होगा जब यहाँ पे पानी पहुँचेगा तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा उसके डायरेक्शन को। तो ये प्रोसेस जो हमारे पास हुआ, इसको हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। किसके ज़रिए हमने ऑब्ज़र्व किया? हमने रिपल टैंक के ज़रिए ये ऑब्ज़र्व किया नीचे कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस भी होता है। इट मीन्स वाटर वेव्स जो है वो भी रिफ्रैक्शन के लाज को ओबे करती हैं। अब रिफ्रैक्शन के लाज वो नहीं हैं जिस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो और हैं, ठीक है। जिस तरह n इज इक्वल साइन आई ओवर आर, फिलहाल हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल आपकी जो कोर्स है उसमें सिर्फ इतना सी है कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस आप बता सकें कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव इंटर होती है तो उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज करके अगले मीडियम में इंटर हो जाती है। मैं एग्जांपल फ़र्ज़ करें आपको दूँ वाटर वेव्स के लिहाज से, बल्कि लाइट की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास एयर है। तो ये देखिएगा, अगर हम यहाँ से एक रे निकलती है, लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे इंटर होती है, तो ये एक्चुअल पाथ ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे मूव कर जाएगी, एक्चुअल पाथ से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये रिफ्रैक्शन का एंगल हो जाएगा। तो एक मीडियम से देखिएगा, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जिस वक्त वेव गई है एक्चुअल पाथ से दूर हो गई है, और इसी तरह जब रेयरर से डेंसर में उसने आना है तो फिर उसने नॉर्मल की तरफ मुड़ जाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इधर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। जब हम इट मीन्स के चेंज ऑफ पाथ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रिपल टैंक है, मैं इसकी बात करता हूँ। इस रिपल टैंक के अंदर यहाँ एक कॉर्नर पर हम ऐसे एक ग्लास स्लेब रख देते हैं, जो ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर पीस है ग्लास का, वो हमने रख दिया। अब जिस वक्त हम इसमें पानी डालते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ से लेकर इधर तक, ये इस जगह तक, ये डीप वाटर है हमारा, और यहाँ पे ये वाला पानी जो है इसकी क्वांटिटी कम है, ये शैलो है। अब जब यहाँ से स्ट्रेट वेव्स हम जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली वेव्स यहाँ पे बनेंगी, और वो वेव्स जब यहाँ पे पहुँच के इसके बाद यहाँ पे फिर उसमें फ़र्क आ जाता है, उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। अब देखिएगा, ये वेव ऐसे स्ट्रेट वेव जा रही हैं, लेकिन जिस वक्त ये वेव यहाँ पहुँचती हैं इस तरह, तो इसके अंदर ऐसे डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो
ये जो चेंज यहाँ पे आ रही है हमारे पास, एक्चुअल पाथ से ऐसे डेविएट कर जाना, मूव कर जाना, डायरेक्शन अपना चेंज कर लेना ड्यू टू चेंज इन द वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास बड़ा है, इसमें वेवलेंथ हमारे पास स्मॉलर हो जाता है। उस चेंज की वजह से ऐसा होता है कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हमारे पास हो जाता है। तो हम इसमें रिपल टैंक के ज़रिए रिफ्रैक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रोबोस्कोप को यूज़ करते हुए हम देख सकेंगे कहाँ से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसके साथ हम वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है अभी, वो है डायफ्रैक्शन। मेरे पास डस्टर होता मैं भी कर देता। अब हम डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर वेव्स के अंदर डायफ्रैक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वेव अराउंड द कॉर्नर्स जो है वो मूव कर लेती है, टर्न हो जाती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें वेव जो है हमारी कॉर्नर्स के गिर्द जो है मूव कर ले, अराउंड द कॉर्नर्स हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोसेस डायफ्रैक्शन का है। अगेन यही रेक्टेंगुलर ट्रे हम ले लेते हैं दोबारा से, और इस रेक्टेंगुलर ट्रे में 2 स्लिट्स हम रखते हैं इस तरह। अब यहाँ पे वेव जनरेट होगी हमारी इस साइड पे, जो नीचे हमें इस तरह नज़र आ रही होगी वाइट एंड ब्लैक। इस जगह पे हमें ऑब्स्टेकल नज़र आ रहा होगा, रुकावटें 2 पीसेस जो हमने रखे हैं, दरमियान में स्लिट है, ये जो है हमारे पास स्लिट खाली जगह है, इसमें से वेव ने गुजरना है। अगर ये वेवलेंथ जो है इसकी ज़्यादा है, और जब ये स्लिट से ऐसे क्रॉस करेगी यहाँ से, तो ये वेव जो है हमारी स्ट्रेट इसके अंदर से क्रॉस नहीं करेगी, ये कॉर्नर्स के गिर्द ऐसे बेंड हो जाएगी। बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इसमें हमारे पास जो है ये ज़रूरी है कि ये वेव की वेवलेंथ जो है बड़ी हो, ताकि इसके अंदर से वो अगर स्मॉलर होगी आसानी से पास हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो थोड़ा सा हमें वो नज़र आएगा। जब ये ज़्यादा ग्रेटर होगा वेवलेंथ उसमें से क्रॉस करने के बाद, तो हमें आसानी के साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हम इसको देख सकेंगे और उसको स्टडी कर सकेंगे। तो डायफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेव जो है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। एक और प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इट मीन्स एक वेव इंटरफेयर होकर दूसरी वेव के साथ क्या करेगी, उसको भी इसके साथ हम देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक वेव जनरेट करते हैं, वो स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके फिर वापस आती है, पीछे से एक और वेव आ जाती है, वो दोनों वेव आपस में स्ट्राइक करती हैं, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। इसमें 2 तरह की वो होती हैं हमारे पास जो टाइप्स बनती हैं। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अच्छा, अब देखिएगा, यानी वेव का आपस में स्ट्राइक करना प्रोसेस, इसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस। एक वेव दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है। आज इसमें हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुआ, अगर एक वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की भी जो रिफ्लेक्टेड आ रही है वो भी क्रेस्ट, देखिएगा एक वेव ऐसे जा रही है, ऐसे इस साइड में इस तरह, अब ये क्रेस्ट दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव इस डायरेक्शन से ऐसे आ रही है, अगर इसका भी क्रेस्ट, ये दोनों क्रेस्ट और क्रेस्ट आपस में स्ट्राइक करेंगे, तो उस वक़्त ये क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक क्रेस्ट दूसरा क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड, दोनों स्ट्राइक किया, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, इधर कम था एम्पलीट्यूड इसका, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, क्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरह अगर एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव का ट्रफ के साथ वो करेगा, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ से एक वेव दूसरी वेव, अब इनके ट्रफ ऐसे आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं,
ये ट्रफ और ये वाली भी ऐसे ट्रफ नीचे, ये दोनों ट्रफ जो है, ट्रफ वाले पार्ट नीचे ऐसे स्ट्राइक करते हैं, ये देखिएगा, तो उस सूरत में ये ट्रफ का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा नीचे। एक ट्रफ, दूसरा ट्रफ, ये ट्रफ हमारे पास ये वाला ट्रफ है, इधर से दूसरा ट्रफ ये आ रहा है। इट मीन्स एक क्रेस्ट के दूसरे क्रेस्ट के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्राइक करने से जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चाहे क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलें या ट्रफ और ट्रफ मिलें, तो ये जो है हमारा इंटरफेरेंस कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है कि एक वेव हमारे पास लेट सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है और इसका ये हमारे पास यहाँ से इसका लेट सपोज ये क्रेस्ट हो गया और दूसरी साइड से जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है इसी मीडियम से जनरेट होके, तो वो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ रही है और इसका हमारे पास जो है ना ट्रफ वाला पार्ट इसके साथ ऐसे मिलता है। तो ये जो है एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, ये दोनों जिस वक्त आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरफेरेंस में ख़त्म कर लेते हैं और वहाँ पे वेव जो है ख़त्म हो जाती है। इसको हम देख भी सकते हैं, समंदर के करीब अगर कभी खड़े हों, एक वेव आ रही है, दूसरी वेव इधर से सरफेस से स्ट्राइक करके जा रही है, वो दोनों आपस में जब स्ट्राइक करती हैं बहुत बड़ा क्रस्ट ऊपर पानी इकट्ठा हो जाएगा या नीचे पानी के अंदर बड़ा गड़ा सा पड़ जाएगा, तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि एक वेव एक डायरेक्शन से आ रही हो और दूसरी रिफ्लेक्टेड किनारे वाली साइड से आ रही हो, दोनों आपस में स्ट्राइक करें और स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पे कोई वेव ना हो, ख़त्म हो जाए, तो इसका मकसद है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तमाम चीज़ें नोट्स में मैं इनक्लोज कर दूँगा, आप नोट्स जो है उनको पढ़िएगा और उनकी कॉपी भी बना लीजिएगा और उस कॉपी को जो है फिर दोबारा से स्टडी कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, ढेरों कामयाबियाँ दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।